स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ये साल 2023 इंडियन डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बेहद अहम साल के रूप में दर्ज होगा। और हो भी क्यों ना, आखिर इस साल भारत G20 जैसी क्रूशियल इंटरनेशनल ग्रुपिंग की मेजबानी जो कर रहा है। लास्ट ईयर जब इंडोनेशिया में इंडिया को G20 की लीडरशिप सौंपी गई थी, उसके बाद से भारत ने इसके फुल पोटेंशियल में यूटिलाइज और सेलिब्रेट किया। लेकिन अब इस जर्नी के क्लाइमैक्स का वक्त आ चुका है। नई दिल्ली में G20 की एनुअल समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सितंबर 9 और 10 को इंडिया की G20 प्रेसिडेंटशिप की एनुअल समिट होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में एस्थेटिक मेकओवर से लेकर ट्रैफिक रेगुलेशंस तक, कल्चरल कॉरिडोर से लेकर लग्जरी होटल्स के मेन्यूज तक, ड्रेस रिहर्सल से लेकर लास्ट मिनट सिक्योरिटी ड्रिल्स तक, हर फ्रंट पर तैयारियां बहुत जोर शोर से जारी हैं। इस 2 डे समिट में चार चांद लगाने के लिए भारत दुनिया की मोस्ट हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट की रेड कार्पेट एंट्री और मेहमान नवाजी के लिए एकदम तैयार है। इंडिया के लग्जरी होटल्स वर्ल्ड लीडर्स को भारत की हॉस्पिटैलिटी टेस्ट कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। दिल्ली के हर्ट में सिचुएटेड प्रगति मैदान और बाकी ऑफिशियल वेन्यूज को भारतीय संस्कृति के अभिन्न आभूषणों से सजाया जा रहा है। उसी तरह वर्ल्ड लीडर्स के फूड मेन्यूज भी स्पेशल अटेंशन गेन कर रहे हैं। इनके लिए 500 वेजिटेरियन आइटम्स का एक वास्ट मेन्यू तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सी फ्यूजन क्यूजीन शामिल हैं। ताज होटल के मेन्यू में मिलेट बेस्ड मील्स को खास प्रेफरेंस दी गई है। यहाँ वर्ल्ड लीडर्स को एक स्पेशल मिलेट थाली भी परोसी जाने वाली है, क्योंकि इंडिया की पहल के चलते UN ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। इसके अलावा प्रगति मैदान के ITPO कन्वेंशन सेंटर में मौजूद भारत मंडपम को इस समिट की प्राइमरी लोकेशन के रूप में चुना गया है। इस प्राइमरी लोकेशन के अलावा हमारे फॉरेन डेलीगेट्स नेशनल कैपिटल के की प्लेसेस जैसे कि राजघाट, IARI पूसा और जयपुर हाउस भी विजिट करने वाले हैं। इस सब के चलते ऐसा लगता है कि मानो देश की राजधानी में किसी बड़े उत्सव की शुरुआत हो चुकी हो। दुनिया भर की हेडलाइंस में इसकी चर्चा हो रही है। अब इस इवेंट के आउटकम्स क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस इवेंट को एक ह्यूज सक्सेस बनाने के लिए भारत किस तरह से जी जान लगा रहा है, आज की वीडियो में हम इन सब तैयारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में अपनी इस प्रेसिडेंटशिप के दौरान G20 को संवारने में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया की मेजबानी को इतिहास में किस तरह याद रखा जाएगा। आज की चर्चा में ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इस समिट या उसकी तैयारियों को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये G20 ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या मायने रखती है और भारत की इसके लिए क्या अहमियत है। यदि बेसिक से शुरू करें तो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ये दुनिया की 19 पावरफुल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से बनी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। यह आज दुनिया का प्रीमियर इंटरगवर्नमेंटल फोरम बन चुका है। इसका जन्म G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 से हुआ था। G7 दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज की ग्रुपिंग थी, लेकिन कुछ लिमिटेड डेवलप्ड इकोनॉमीज का ये ग्रुप 1999 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में सफल नहीं हुआ। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थाईलैंड से ओरिजिनेट हुई और थाईलैंड तब इस ग्रुप का पार्ट नहीं था। तभी से G7 को एक ऐसी ग्रुपिंग की जरूरत महसूस हुई जो उस दौर के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को बेहतर रिप्रेजेंट कर सके। बस फिर क्या था, G7 की एक समिट में G20 की फाउंडेशन रखी गई। G7 यूरोपियन यूनियन और दुनिया की 12 इमर्जिंग इकोनॉमीज का यह ग्रुप उस समय मेंबर स्टेट्स के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ। इसका जन्म विश्व में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने और आने वाले समय में इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए हुआ था, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसने अपने प्रेजेंट अवतार में जन्म लिया। 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स इस प्लेटफॉर्म को फाइनेंस मिनिस्टर से हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर एलिवेट कर दिया। तब से G20 का एजेंडा एक्सपैंड होता गया है। यदि इसकी वर्किंग पर गौर करें तो G20 का एजेंडा मुख्य तौर पर 2 चैनल्स में बटा होता है। इसमें पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में मेंबर्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर शामिल होते हैं और ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े मुद्दों को एड्रेस करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल मैटर्स के बियॉन्ड जाकर एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बाकी सभी पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस करते हैं।
ये शेरपास मेंबर कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और उनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे G20 की मीटिंग्स अटेंड करते हैं। अब यदि इसकी मेन सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ग्रुप दुनिया की 60% पॉपुलेशन, 85% जीडीपी और 75% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, अब तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि G20 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कितनी अहम कड़ी है। भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी का होना ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आवाज देने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए भारत ने इस प्रेसिडेंसी को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैपिटलाइज करने का पूरा इंतजाम किया है। लास्ट ईयर 1 दिसंबर से जब से भारत ने इस पद को संभाला है, भारत के अलग अलग शहरों में ये एक जन आंदोलन की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के दौरान देश के कई शहरों में दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ 230 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा चुकी हैं। इंडिया के अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग रूप में सेलिब्रेट किया गया है और अब समय आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। जब से G20 का गठन हुआ उसके बाद ये G20 की 18th एनुअल समिट थी। इसकी फर्स्ट एनुअल समिट नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके 20 मेंबर्स के अलावा इस समिट को IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के हेड के साथ साथ स्पेन और नेदरलैंड्स ने भी ज्वाइन किया था। खैर आइए दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब यदि इस समिट के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी इसके पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुका समेत लगभग 40 हाई प्रोफाइल ग्लोबल लीडर्स इस समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। G20 की मेंबर कंट्रीज के लीडर्स के अलावा इंडिया ने और भी बहुत से दूसरे देशों को इनवाइट किया है। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर और स्पेन के साथ साथ इंडिया ने UAE और ओमान को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग समिट को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल हेडलाइंस ने इनके एब्सेंस को बहुत ग्लोरीफाई किया है और यहाँ एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की टेंशंस के कारण प्रेसिडेंट पुतिन की इस एब्सेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता था और वो अपनी एब्सेंस को लास्ट वीक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू इंडियन PM को ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं। और जहां तक बात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की है तो जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है भारत को चाइना से कोई रिटन कंफर्मेशन नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग के बजाय चाइनीज प्रीमियर ली इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चाइना ने हाल ही में जो नए कंट्रोवर्शियल मैप्स रिलीज किए हैं जिसमें वो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपनी टेरिटरी शो कर रहा है, उसी के कारण वो ये समिट अवॉइड कर रहा है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स में चाइना की पुअर इकोनॉमिक क्राइसिस और शी जिनपिंग की हेल्थ कंडीशंस उनके एब्सेंस का पॉसिबल रीजन बताई जा रही हैं। खैर, इस समिट के बाद इंडियन PM नरेंद्र मोदी G20 की प्रेसिडेंसी की कमान ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला को सौंपने वाले हैं। ब्राजील 1 दिसंबर से इस प्रेसिडेंसी को ऑफिशियली स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, यदि अब इस समिट के कुछ सबसे आकर्षक एलिमेंट्स की बात करें तो वो है इसका कल्चरल कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में डिस्प्ले की जाने वाली फिजिकल और वर्चुअल एग्जीबिशंस विजिटर्स के लिए एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाली हैं। 90 फीट बाय 20 फीट की U-शेप्ड स्क्रीन पर 4 15 मिनट स्क्रीनिंग्स इस एग्जीबिशन में
एक 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली हैं। जिन आर्ट फॉर्म्स या नेचुरल हेरिटेज को टच नहीं किया जा सकता, उन सभी को इन 3D स्क्रीन्स पर डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पनीनी के अष्टाध्यायी से लेकर यूके के मैग्ना कार्टा, यूएस का चार्टर ऑफ फ्रीडम, चाइना का फाहुआ लिदेत जार, फ्रांस से मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग और जर्मनी की ग्यूटेनबर्ग बाइबल समेत 29 कंट्रीज के ऐतिहासिक और आइकॉनिक मास्टरपीसेस और आर्ट वर्क शामिल हैं। साथ ही ये वर्ल्ड रिनोन्ड आर्टिस्ट जैसे कि लियोनार्डो डा विंची और सिग्निफिकेंट कल्चरल सिंबल्स जैसे कि यूके के शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैमलेट की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ कास्का नामक रशियन आउटफिट से लेकर इटली के जियोवानी एंजेलो द्वारा 2nd सेंचुरी में स्कल्प्टेड अपोरो बेल्वेडेर और साउथ अफ्रीका की स्टेकफोंटीन केव्स में डिस्कवर किया गया 2.5 से 2.8 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल स्कल मिसेस प्लस भी शामिल है। नेचुरल हेरिटेज की कैटेगरी में यूएस के ग्रैंड कैनियन, नेदरलैंड्स की वैडन सी, भारत के हिमालयाज और गंगा और रशिया का बैकल लेक डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इंडिया की इनटैंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में भीमबेटका केव पेंटिंग्स, योगा, कुंभ मेला, वैदिक चैंटिंग, चोला ब्रोंज और पाटन पटोला वीविंग देखने को मिलने वाली है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से टाइटल एक एग्जीबिशन में यूएस के फ्रीडम चार्टर में मौजूद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स को शोकेस किया जाएगा। इनमें से ज्यादातर आर्टिक्राफ्ट्स को 4 मंथ के लिए लोन पर बोरो किया गया है और ये सब इस पूरी G20 समिट को आर्टिस्टिक ओवरटोन प्रोवाइड करते हैं। आपको बता दें कि कल्चरल कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक लेगेसी हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जिसको G20 के मेंबर और बाकी इनवाइटीज के शेयर्ड हेरिटेज को रिप्रेजेंट और सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। यानी इसका मकसद G20 और बाकी विजिटर कंट्रीज की कला का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करना है और उसको फाइनली सितंबर 9 को भारत मंडपम में अनवील किया जाएगा। इसके लिए G20 कंट्रीज समेत 9 गेस्ट नेशन से 5 कैटेगरीज के अंडर सबमिशंस मांगे गए हैं। इन 5 कैटेगरीज में ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस एज अ फिजिकल डिस्प्ले, आइकॉनिक कल्चरल मास्टरपीस एज अ डिजिटल डिस्प्ले, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिजिटल डिस्प्ले, नेचुरल हेरिटेज डिजिटल डिस्प्ले और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से जुड़े आर्टिफैक्ट्स फिजिकल और डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं। आपको बता दें कि हेरिटेज प्रोजेक्ट में G20 की हर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस में कल्चरल हेरिटेज के डिस्ट्रक्शन, आर्टिफैक्ट्स की इलीगल ट्रैफिकिंग, कल्चरल प्रॉपर्टी के रेस्टिट्यूशन और लिविंग हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंसी जैसे मुद्दों पर G20 नेशंस कंसेंसस शेयर करते हैं। इन्हीं सब इशू को टैकल करने के लिए वाराणसी में कंडक्ट की गई 4th कल्चर वर्किंग ग्रुप द काशी कल्चर पाथवे नामक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। पहली 2 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो मध्य प्रदेश और भुवनेश्वर उड़ीसा और 3rd मीटिंग हम्पी कर्नाटका में कंडक्ट की गई। खैर, इस एग्जीबिशन में हर कंट्री अपनी 2 एग्जिबिट शोकेस कर रहा है। इसमें भारत की रिच कल्चरल और लिटरल लेगेसी को शारदा स्क्रिप्ट में हाथों से लिखी गई ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट की ओरिजिनल एंट्री द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। ऋग्वेद वसुदैव कुटुंबकम की स्पिरिट को आउटलाइन करता है और कहीं ना कहीं यही भारत की G20 प्रेसिडेंटशिप की थीम रही है। अब से 500 साल पहले कश्मीरी बर्च पार्क पर लिखी गई ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट को ओरिजिनली एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस के जर्मन स्कॉलर जोहान जॉर्ज द्वारा रिट्रीव किया गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट को ऋग्वेद की सबसे एंशिएंट और जेन्युइन कॉपी माना जाता है। आज की डेट में पूरी दुनिया में ऋग्वेद की केवल 2 से 3 रिटन कॉपीज मौजूद हैं। इंडिया की दूसरी एग्जिबिट के रूप में पनीनी के अष्टाध्यायी के हैंड रिटन वर्जन को चुना गया है, जिसको न्यू दिल्ली में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में प्रिजर्व किया गया है। डिग्निटरीज के लिए ये कॉरिडोर पूरा दिन खुला रहेगा और एक बार ये समिट जब ओवर हो जाएगी तो इन सभी आर्टिफैक्ट्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए ओपन किया जाएगा। हालांकि इस पर अभी गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस फाइनलाइज नहीं की हैं। अब जाहिर है कि यदि इस समिट को ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ इतने प्रेस्टिजियस आर्टिफैक्ट्स के द्वारा नवाजा जा रहा है तो इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है, जिसके लिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी जी जान लगा चुकी हैं। अपने लीडर्स की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ओवरसी करने के लिए CIA, MI6 और बाकी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स भी न्यू दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 700 पर्सनल्स 43 लीडर्स की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल के ट्रूप्स लीडर्स के स्पाउसेस और फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी इंश्योर करने वाले हैं। इन सभी कमांडोज को डिग्निटरी प्रोटेक्शन में ट्रेन किया गया है। ये सभी इन लीडर्स की ऑफिशियल सिक्योरिटी टीम्स के साथ अलाइन होकर काम करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 4000 पर्सनल प्लेन क्लोथ्स में ऑफिशियल वेन्यू पर एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में मौजूद पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के एलीट ऑफिसर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। द इंडियन एयरफोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स उन होटल्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे जहां फॉरेन डिग्निटरीज ठहरने वाले हैं। होटल्स में दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स और एनर्जी कमांडोज हाउस इंटरवेंशन टीम्स यानी HIT स्क्वाड्स में ऑपरेट करेंगे। होटल्स के बाहर स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स स्वाट टीम्स भी मौजूद होंगी। G20 समिट वेन्यू 23 डेजिग्नेटेड होटल्स और फॉरेन लीडर्स जिन रूट्स को यूज करेंगे वहां पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स की 450 क्विक रिस्पांस टीम स्टेशन की जाएंगी। साथ ही साथ 4 होटल्स, प्रगति मैदान, राजघाट और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स भी डिप्लॉय की जाएंगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रूट से लीडर्स के डेजिग्नेटेड होटल्स तक अलग अलग क्रिटिकल पोजीशंस पर पुलिस के K9 स्क्वाड से 69 एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स तैनात किए जाएंगे। डॉक्टर्स की 80 टीम्स और 130 एम्बुलेंसेस, 66 फायर टेंडर्स, बॉम्ब डिस्पोजल, एंटी ड्रोन, एंटी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन यूनिट्स और एंटी ड्रोन यूनिट्स G20 के वेन्यू और डेजिग्नेटेड होटल्स में प्रेजेंट रहेंगी। इन सभी सिक्योरिटी मेजर्स को सुनिश्चित करने के लिए कैपिटल के बॉर्डर्स पर AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। 10,000 ट्रैफिक पुलिस पर्सनल समिट के दौरान स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट इंश्योर करेंगे। राजधानी में उन 2 दिनों में हैवी गुड्स व्हीकल्स, मीडियम गुड्स व्हीकल्स और लाइट गुड्स व्हीकल की एंट्री बैन रहेगी। केवल एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, राशन आइटम्स, मेडिसिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैरी करने वाले व्हीकल्स को ही एंट्री की अनुमति दी जाएगी। 8 से 10 सितंबर के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल्ड रहेंगी। इंडियन एयरफोर्स दिल्ली के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन मिलिट्री, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड एरोस्पेस डिफेंस स्ट्रेटजी अपना रही है। एरियल थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए दिल्ली और आसपास के रीजन्स में एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IAF ने दिल्ली के एयरस्पेस में अवॉक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट रफेल कॉम्बैट प्लेन्स डिप्लॉय किए हैं। साथ ही साथ यहाँ IAF द्वारा कटिंग एज एयर डिफेंस मिसाइल जैसे कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल भी डिप्लॉय की जा सकती हैं। एयर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए IAF यहाँ डोमेस्टिकली डेवलप्ड नेत्र सर्विलेंस को भी डिप्लॉय करने वाली है। रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को इंश्योर करने के लिए रफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हाइटेंड अलर्ट स्टेटस पर रखा गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने न्यू दिल्ली और अंबाला, भटिंडा, आदमपुर और सिरसा में लोकेटेड एयरबेसेस को एक्टिवेट कर दिया है। इन सभी मेजर्स से आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस फाइनल समिट के एजेंडा की बात करते हैं। तो भारत हर मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की स्ट्रॉन्ग और रिलायबल वॉइस के रूप में देखा जाएगा। ये G20 समिट ग्लोबल साउथ द्वारा ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज पर पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और एम्बिशियस कंसेंसस शोकेस करेगी। इस समिट का फाइनल डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सामने आएगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ ही वो जगह है जो अगले 2 दशकों में ग्लोबल ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की प्रायोरिटीज और इंपेरेटिव्स को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और थीम को अनवील करते वक्त ही क्लियर कर दिया था, जिसके तहत भारत ने खुद को ग्लोबल एजेंडा के इमर्जिंग आर्किटेक्ट ही नहीं बल्कि चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ और ग्लोबल साउथ के चैंपियन और वॉइस के रूप में प्रेजेंट किया है। वसुधैव कुटुंबकम का विजन भारत द्वारा G20 की इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने की ओर समर्पित रहा है। साथ ही साथ इंडिया द्वारा ये ग्लोबल कॉमन गुड के लिए ग्लोबल एक्शन की कॉल को भी रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी को एक ऐसे दौर में नैरेट किया है जिसको कई एक्सपर्ट्स पॉली क्राइसिस कहकर बुलाते हैं। पॉली क्राइसिस इसलिए क्योंकि इस दौर में ग्लोबल कम्युनिटी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से एक साथ जूझ रही है। आज दुनिया को पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के इनएडिक्वेट, अनसर्टेन और अनइक्वल रिकवरी मेजर, यूक्रेन क्राइसिस द्वारा जन्मे सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ग्लोबल इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज की मैसिव प्रॉब्लम द्वारा पोज किए जा रहे डेवलपमेंटल चेंजेस ने घेरा हुआ है। ये ग्लूमी ग्लोबल सिनेरियो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स को बार बार पीछे खींच रहे हैं। इन सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने 4 Ds यानी डीकार्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, इक्विटेबल डेवलपमेंट और डी एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट किया है। साथ ही अपने अमृत काल में इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने G20 काउंटरपार्ट से बेहतर परफॉर्म करता नजर आया है। इसी के चलते इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान खुद को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और डेवलपमेंटल मॉडल के एक सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल के रूप में एस्टैब्लिश किया है।
और इसीलिए भारत की प्रेसिडेंटशिप के अंडर G20 की ये एनुअल समिट इंडिया के साथ साथ बाकी ग्लोबल कम्युनिटी को इस दौर के मल्टीपल कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस से लड़ने के लिए एक कलेक्टिव अप्रोच अपनाने की एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। आने वाली G20 समिट के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और आप इससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इससे आप जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी फ्रंट पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।